हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट चैप्टर में एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप और कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हमारे पास यहाँ एक कॉइल है, दिस इज़ अ कॉइल ए बी सी डी। ठीक है, एक हमारा एक क्लोज्ड लूप है in which current I is flowing। ओके, तो I करंट इसमें फ्लो कर रहा है एंड इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ओके, ये जो कॉइल है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस्ड है। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कॉइल है इसकी यहाँ पे 4 साइड्स हैं, या आप बोल सकते हैं 4 लेंथ्स हैं, या तो 4 आर्म्स हैं। ठीक है, एक ए बी हो गई, एक सी डी हो गई, एक डी ए और एक बी सी। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर एक कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दिया जाए, ओके, तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है। ठीक है, एंड दैट फोर्स was F इज इक्वल टू आई इंटू वैक्टर L क्रॉस वैक्टर B। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ओके, और इस रेक्टेंगुलर कॉइल की 4 आर्म्स हैं, यहाँ पे 4 साइड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे इनका जो लेंथ वेक्टर होगा वो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, 4 आर्म्स का अलग अलग डायरेक्शन में होगा। ओके, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो इस तरह से फिक्स है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज़ फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, चलिए अब इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ए बी सी डी सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन वेक्टर बी। ओके, तो रेक्टेंगुलर लूप है तो हमने ए बी और सी डी, ठीक है, इसकी लेंथ L सपोज कर ली, और बी सी और ए डी की इसको हमने ब्रेड्थ मान लिया रेक्टेंगुलर लूप की, इसको बोल दिया B। ओके, तो इस तरह से हमने इसको अभी तक यहाँ पे सपोज कर रहे हैं हम, लेट I बी द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल और लूप इन अ डायरेक्शन ए बी सी डी। ठीक है, करंट जो है A से B, B से C, C से D और D से A, इस तरह से। ओके, अगर सामने से देखें तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट कॉइल में मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अगर लूप है, ठीक है, तो इस रेक्टेंगुलर लूप का एरिया A होगा। ओके, तो आपको पता है कि जी एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, एरिया इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस लूप का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस लूप से परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ठीक है, एरिया वेक्टर ऑफ एनी लूप इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये हमारे कॉइल का प्लेन है तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह से, ये इसका यूनिट वेक्टर इससे परपेंडिकुलर। ठीक है, इससे क्या बनाया है, परपेंडिकुलर। इसको एन कैप बोलने का मतलब ये इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एरिया वेक्टर का क्या है, यूनिट वेक्टर। ओके, अब यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है ये एंगल है आपका एरिया वेक्टर एंड वेक्टर बी। ठीक है, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो ये है। ओके, और एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर अभी हमारी कॉइल कुछ इस तरह से प्लेस्ड है, तो अगर मेरे को यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर बनाना है तो इस तरह से इसका एरिया वेक्टर बनेगा जो एन कैप यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो जो थीटा एंगल है दैट इज़ द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ओके, चलिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब हमारे पास एक तरह से यहाँ पे 4 कंडक्टर्स हैं कॉइल के। पहली साइड ये वाली है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ओके, दूसरी साइड ये है, इसमें करंट ऐसे, तीसरी साइड ये है, इसमें ऐसे नीचे की तरफ, और फोर्थ साइड इज दिस, इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर लूप की हर साइड को एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स की कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। ओके, बात समझिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर मेरे को इस वाली साइड की बात करनी है,
फोर्स का तो सेम फार्मूला है, वेक्टर एफ इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाय वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। ओके, चलिए यहाँ पे अब देखते हैं हम, अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो सॉरी, तो यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम देखें तो अगर हम ए बी आर्म की बात करें, ये जो ए बी आर्म है इसकी बात करें, तो करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसका जो लेंथ वेक्टर है वो आपका करंट की डायरेक्शन में होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है इस तरह से, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर एल है। तो इस आर्म ए बी को फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू आई इंटू वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जो लेंथ वेक्टर है और आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो आपने स्क्रू को एल से बी की तरफ घुमाना है। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे हम। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड स्क्रू रूल, इसमें हम देखते हैं कि एल से बी की तरफ स्क्रू को घुमाइए तो आपका स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। दैट इज़ वाई आपकी फोर्स ऐसे, मतलब इसको अंदर की तरफ फोर्स लगेगी। बात समझिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें, इस वाले में देखें हम, तो करंट आ रहा है नीचे की तरफ और वेक्टर भी तो इसी ही डायरेक्शन में है। तो अगर करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका वेक्टर एल भी नीचे की तरफ ही होगा करंट की डायरेक्शन में। अब दोबारा हमने एल से बी घूमना है, तो एल से बी हम जाएंगे इस तरह से। अगर आप स्क्रू को या बोतल के ढक्कन को आप इस तरह से घुमाओगे ऐसे, तो आप खुद सोचिए बोतल का ढक्कन बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, बाहर की तरफ आएगा तो बोलने का मतलब इसको आउटवर्ड फोर्स इस तरह से लग रही होगी फोर्स। बात समझ गए? ठीक है, ओके। और यहाँ पर तो बोलने का मतलब इसको फोर्स लग रही है ऐसे अंदर की तरफ और इसको लग रही है बाहर की तरफ, इस वाले लेंथ को, सी डी को। ओके, और ये जो ऊपर वाली लेंस हैं, ये जो ऊपर वाली लेंस हैं, इसको क्या होगा, अगर आप हम यहाँ पे भी देखें तो इसका वेक्टर एल ऐसे है और वेक्टर बी ऐसे है। तो यहाँ पे जब आप, ये वेक्टर एल है और वेक्टर बी तो ऐसे ही है, फिक्स है। जब आप एल से बी यहाँ घुमाओगे तो उसको ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे ये बाहर की तरफ खींचेगा। ओके, और ये इसका वेक्टर एल यहाँ पे है एंड वेक्टर बी इज़ लाइक दिस, ये आपका वेक्टर बी है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये वेक्टर बी है और यहाँ पे ये इसका वेक्टर एल है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो होगा, तो ऐसे हम जाएंगे तो इसको लगेगी नीचे की तरफ ऐसे फोर्स, इसको लग रही थी यहाँ पे ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके। तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। ठीक है, ये ऐसे लग रही है और ये ऐसे लग रही है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि एक चीज़ हम यहाँ पे मान रहे हैं, हमने कॉइल को यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे कॉइल पिवटेड है। ठीक है, इसके अबाउट घूमेगी ये। ओके, तो अगर इसको ये, इसकी ये BC जो है, अगर ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है और AD को नीचे की तरफ फोर्स लग रही है और यहाँ पे ये पिवटेड है, इसके अबाउट ये रोटेट करेगी। ओके, यहाँ पे क्या, ये हिंज्ड है एक तरह से। तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी, मान लीजिए आपके घर का डोर है, अगर आप अपने डोर को ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं और नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो आपके डोर को कुछ नहीं होगा, आपका डोर उसी जगह रहेगा। ओके, ठीक है, बट ये दोनों फोर्सेस कैंसिल आउट कर जाएंगी। बट अगर हम इस वाली आर्म को अगर यहाँ फोर्स दे रहे हैं और इसको यहाँ पे फोर्स दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा ऐसे, इस तरह से कॉइल रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, बात समझिए। ठीक है, और इसके अबाउट, ठीक है, इसके अबाउट ऐसे ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगी, क्योंकि F1 इसको ऐसे अंदर की तरफ धक्का दे रहा है, F2 इसको ऐसे आउटवर्ड इसको यहाँ पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसके अबाउट देखो यहाँ पे इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ये जो टर्निंग फोर्स होती है इसको बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो बोलने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर हमारी कॉइल को क्या मिलेगी, टॉर्क मिलेगी, ड्यू टू दीज टू फोर्सेस F1 एंड F2। तो यहाँ पे क्या बना, एक कपल बनेगा ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कपल। और दोनों फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, जब इक्वल फोर्सेस आपकी एक्ट करती हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, हैविंग
सम डिस्टेंस बिटवीन देम, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इनके बीच में, ठीक है, ये जितनी मर्जी डिस्टेंस होगी तो उसको क्या बोलते हैं, कपल, ठीक है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कपल। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी हमारा ये आई एल बी साइन 90 डिग्री, ठीक है, एल और बी के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री है यहाँ पर। एफ टू भी आपका आई एल बी ही आया है। हाँ, अब यहाँ पे हम देखते हैं सारी चीज़ें वहीं लिखी हुई हैं, तो हमारी टॉर्क क्या होगी, आइदर फोर्स, ठीक है, एक हमारी क्या थी, F1 थी जो कि इनवर्ड लग रही थी, और एक F2 थी दैट वाज एक्टिंग आउटवर्ड। ओके, जो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो टॉर्क क्या होती है, आइदर फोर्स, दोनों में से किसी फोर्स को लेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, अब देखिए यहाँ पे बना भी है। अब हमने इसका टॉप व्यू देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, टॉप व्यू। अब यहाँ पे ये हमारी कॉइल थी कुछ इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे इस पोर्शन पे लगा F1 और इस पोर्शन पे लगी F2। ओके, अगर हम टॉप व्यू देख रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा ब्रेड्थ है। चलिए मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। ये क्या था आपका, यहाँ पर यह था आपका फ्रंट व्यू, ठीक है, ये कॉइल का क्या है, फ्रंट व्यू, आप सामने से देख रहे हो कॉइल को। अब सिर्फ आप ये ऊपर वाला ऊपर से देख रहे हैं आप इसको, ठीक है, तो ये जो F1 है और ये जो F2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, ये ब्रेड्थ वाला, बात समझे, ओके, ठीक है, बट हमें देखनी है बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली। ओके, तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ। अब ये है हमारी B, ठीक है, ये ब्रेड्थ थी। अब हमें सिर्फ इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको यहाँ पे कंसीडर करना है। ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा था कि ये एंगल कितना है, यहाँ पर थीटा, इसको हमने थीटा एंगल कंसीडर किया, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका B साइन थीटा। समझ गए, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी B साइन थीटा। ओके, तो इन दोनों के F1, ये F1 आपका ऐसे एक्ट कर रहा है और ये F2 आपका एक्ट कर रहा है। ओके, ये F1 है, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू B साइन थीटा। ओके, तो हमारी टॉर्क क्या है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा आइदर फोर्स की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा था, ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, ठीक है, आपका जो वेक्टर B और वेक्टर L के बीच में 90 डिग्री एंगल है यहाँ पर, ठीक है, तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो B आई एल हो गया, B साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हम देखा कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है, अब यहाँ पे L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप के इक्वल। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जो टॉर्क का एक्सप्रेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। अब करंट इंटू एरिया ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल। ओके, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में डाइपोल मोमेंट स्टडी करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, वेक्टर पी बोलते थे उसको। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका करंट फ्लोइंग इन द लूप मल्टीप्लाई बाय इट्स एरिया, ठीक है, एरिया वेक्टर। ओके, ये आप एक नई चीज़ है जो आपने सीखी होगी कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। ओके, तो आई इंटू ए को हम लिख सकते हैं एम। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए हमने इसको, यहाँ पे स्मॉल एम क्या है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप। ओके, अब यहाँ पे हमने तो एक ही कॉइल देखी, ठीक है, तो एक्चुअल में बहुत सारी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं कॉइल के। मान लीजिए किसी कोर के ऊपर अगर हम कॉइल को बाइंड किया है तो देयर मे बी n नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर तो हमारे पास एक ही टर्न है, ठीक है, तो ये तो एक टर्न की वजह से टॉर्क आई है। इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, देन हम क्या कर देंगे, जैसे हमने फॉर्मूला किया था कि टॉर्क इज इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा, तो ये थी एक टर्न की वजह से, तो n नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे हम। ओके, और I इंटू ए की वैल्यू को हमने लिख दिया m, दिस इज अ मैग्नेटिक मोमेंट, और टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ठीक है।
तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें कि जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तब हमारी टॉर्क मैक्सिमम होती है, ठीक है। और ये एंगल किस किस के बीच में होता है, थीटा एंगल, ये मैंने आपको बताया था। ये एंगल जो ये जो एंगल होता है